ये अदालत है। यहाँ कोने की कुर्सी पर रोज बैठती हूँ, एक उम्मीद लिए, एक आस लिए। कभी तो न्याय होगा, किसी का तो ज़मीर जागेगा, किसी की दुआ तो काम आएगी, किसी का रूह तो पिघलेगा। काले काले कोट से सफेद शफाफ न्याय की उम्मीद। क्या सियासत से बगावत करने की ये सजा है, या ये सजा है सच बोलने की? ज़मीर कैद नहीं हुआ करते, कौन समझाए उन्हें। ये जब बाहर निकलते हैं तो सैलाब आते हैं। राह देखती हूँ उस सैलाब की, राह देखती हूँ उस सफेद न्याय की, राह देखती हूँ किसी की हिम्मत की, किसी की बेखौफी की, किसी की ईमानदारी की। राह देखती हूँ उसकी रिहाई की, मेरी रिहाई की। About the political persecution and the vindictive victimization of my father, Mr. Sanjeev Bhatt, who is an ex-IPS officer, an Indian police service officer, a dissenter, a whistleblower, but जी वो हैं जो इंसान सिविल सोसाइटी का एक महापुरुष है, एक सत्यवादी इंसान है, एक ब्रेव ऑफिसर है। ये जेल नहीं डिजर्व करता है, ये इंसान मेडल्स डिजर्व करता है फॉर ब्रेवरी, जिसने सत्य के साथ रहा, जो उस माहौल में रहा जहां सब लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे और उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ जा रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर, उस स्टेट के होम मिनिस्टर के खिलाफ चू करने की, किसी अफसर की हिम्मत नहीं थी। लेकिन संजीव भट्ट ने अपनी आवाज उठाई और जो सच था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। सच गुजरात में भी एक कमेटी वगैरह बनी थी, उनके सामने भी अपना सच रखा। लेकिन आज उस सत्य के कारण उनको फंसाया गया और आज वो कन्विक्टेड हैं और बेचारे जेल में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य बोला, उन्होंने बहादुरी दिखाई। क्या ये भारत 2020 का भारत, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने जान दिया, जिसके लिए नेताजी ने जान दिया, जिसके लिए अशफाक उल्लाह खान जी ने जान दी, जिसके लिए हमारे भारत के सभी क्रांतिकारी और फ्रीडम फाइटर्स ने जान दी, उन्होंने इस दिन के लिए जान दी कि एक बहादुर और सत्यवादी ऑफिसर को जेल में डाला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। नमस्कार, मैं काजल निशाद। इस समय हूँ अहमदाबाद में, मोदी जी के गुजरात में, उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ नाइंसाफी हुई है और पूरा देश चाहता है कि हम उसकी आवाज उठाएं। दोस्तों, जिस तरह से आप हमें कमेंट करते हो, हम बहुत दिल से आपके कमेंट पढ़ते हैं। आपकी गुजारिश, आपकी विनती हम सबको मिलती है, हमारी पूरी टीम को मिलती है। तो पहले आपने कहा था कि डॉक्टर कफील की आवाज उठाई, और भाई ने जिस तरह से आवाज उठाई, भाई ने और पूरी टीम ने मिलकर, और वो हम कामयाब हुए। और अब जिस तरह से आपके मैसेजेस आ रहे हैं, अपील आ रही है, गुजारिश आ रही है कि संजीव भट्ट जी के लिए आवाज उठाइए, तो वो हम आवाज उठाने आए हैं। आपका साथ हमें चाहिए। हम सफल हुए क्योंकि उसमें आपकी ताकत थी। आप जैसे हजारों करोड़ों लोग जो इस देश के लोग हैं, उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमारे हाथों को ताकत दी, जिसकी वजह से आज डॉक्टर कफील खान अपने घर पे हैं। और आज हम क्षमा चाहूंगा आईपीएस संजीव भट्ट जी के घर पे हम लोग गए। वहां पे एक ऐसी महिला के हमें दर्शन हुए जो अकेली है, इस लड़ाई को, पूरी लड़ाई को अकेले लड़ रही है, वो भी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसे देश का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है। साथियों, वहां हम गए तो सही, सच्चाई हमने सुनी है। हम अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे वो दर्द, वो तकलीफ जो वो सह रही है अभी तक। तो हम सब एक आवाज में अब बोले कि बस अब नहीं। डॉक्टर कफील के परिवार का वो जो दर्द, वो तकलीफ था, हम सब ने महसूस किया। साथियों, ये तकलीफ भी आप महसूस कीजिए, क्योंकि ये दर्द, ये तकलीफ कल को आपके घर तक न पहुंचे। वही तो लड़ाई हम लड़ते हैं। क्यों भाई? ये लड़ाई कोई संजीव भट्ट की नहीं है, ये लड़ाई काजल निशाद की नहीं है, ये लड़ाई विनय दुबे की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। अगर आज आप चुप रहे तो कल आप संजीव भट्ट होंगे, कल आप कफील खान होंगे। हमारी कोशिश होती है कि इस मामले में जितना हो सकता है जनता को जागरूक करें, लोगों के अंदर ये भाव भरें कि अब हमें संजीव भट्ट के लिए आवाज उठानी है, क्योंकि उनके घर में एक बेसहारी, एक मजबूत इरादों की महिला उनके घर पे रहती है, जो उनकी पत्नी है। जिस तकलीफ में उन्होंने हमें अपनी बातें बताई हैं, मैं सैल्यूट करता हूं उनके जज्बे को कि वो आज भी हारी नहीं है।
और इस इंतजार में है कि उसको इस देश में न्याय मिलेगा। उनको विश्वास है आप पर, उनको विश्वास है आपके साथ पर कि एक न एक दिन आप उनका साथ देंगे। हम लोग निकल चुके हैं इस रास्ते पे, अब आपकी बारी है। आप सब हमारा साथ दीजिए। देखिए भाई ने इतना बताया, उतने में तो मेरी आंख भर आई। अगर हम आपको बता दें कि इस तकलीफ से वो गुजर रही है, अब से नहीं महीनों से, सालों से। दोस्तों, आप सब भी ये तकलीफ से ना गुजरे, ना हो आपके साथ भी ऐसा, और किसी के साथ भी ऐसा ना हो। जो सच है वो सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। ये तानाशाह वाली सरकार जो है वो हमें तोड़ती है, हमारे परिवार को तोड़ती है। ये एकजुटता जो हमारी तोड़ती है, हम ये आगे नहीं होने देंगे। आप सबका साथ हमें चाहिए बस। अहमद एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहता हूं अपने भारत सरकार से, अपने न्यायपालिका से। एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जिनका नाम संजीव भट्ट है, वो जेल में बंद है, जिनको हमारे समाज में एक आइडियल के तौर पे पेश किया जाना चाहिए था कि किस तरीके से उन्होंने एक घटिया राजनीति से लोहा लेते हुए अपने ईमानदार छवि को सामने रखते हुए कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और जेल जाना उन्होंने बेहतर समझा, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने झुकने की बात को स्वीकार नहीं किया। उनका झुकना यानी कि न्यायपालिका के ऊपर में, न्याय के ऊपर में, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में लोगों का विश्वास का खत्म हो जाना था। गुजरात में जो दंगे हुए थे, गुजरात में जो जिस तरीके भी मामले सामने पेश आया था, उसमें एक ऐसा शख्स सामने आया था जो कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी से लोगों के बीच में इस बात का संदेश देना चाहते थे कि अभी भी कानून जिंदा है और उसके लिए ईमानदार लोग काम करने के लिए तैयार हैं। क्या अगर उनको इस तरह के जेल में रखा जाए, वो भी किस लिए कि उन्होंने सरकारी गाड़ी को ऑफ ड्यूटी इस्तेमाल किया। एक ऐसे शख्स के मौत के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाए जिसकी मौत 10 दिनों के बाद, जेल से 10 दिनों के बाद निकलने के बाद होती है, वो भी किडनी फेल्यूर की वजह से। उनको ये बताकर कि उनको जेल में टॉर्चर किया गया है, उसके लिए संजीव भट्ट को जेल में रख दिया गया है, एक आईपीएस अधिकारी को। मुझे लगता है कि आईपीएस संजीव भट्ट जी को समाज के लिए एक आइडियल के तौर पे पेश किया जाना चाहिए, उनको अवार्ड मिलना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों को ये सबक मिले कि एक ऐसा भी आईपीएस है जिसने अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाया था, लेकिन उसकी सजा जो है आज उनको जेल में भेज कर मिल रही है। मुझे लगता है कि अगर मोरालिटी को जिंदा रखना है, इस देश के लॉ को मजबूत बनाना है और एक अच्छा संदेश देना है कि हमारे देश में आज भी कानून की इज्जत है, कानून को मजबूत बनाने वाले लोगों की इज्जत है, तो यकीन मानिए संजीव भट्ट जैसे इंसान को जेल में नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका अपना कार्य करे, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, किसी का भी दबाव नहीं है, लेकिन जो इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा है और उसके सामने कुछ पावरफुल लोग हैं, तो हमेशा जीत कानून की होनी चाहिए, चाहे आज हो या कल हो। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और हमारे न्यायपालिका को इसके ऊपर में ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये केस बहुत मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने इस पे एक लाइव फेसबुक लाइव किया है जिसमें मैंने कहा ये केस कफील खान की तरह नहीं है, क्योंकि संजीव भट्ट कन्विक्टेड है और एक ही नहीं 3-4 केसेस हैं और इट्स नॉट गोइंग टू बी ए इजी रोड। लेकिन जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ को हिलाया ही नहीं जा सकता है, पहाड़ को तोड़ के रास्ता निकाला जा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि विनय दुबे, काजल निषाद और मेरे सभी भाइयों में और खास करके श्वेता भट्ट जी में उनके हौसले बुलंद हैं और हम सब, मेरी पूरी टीम, हम सब साथ हैं। और जब पूरा भारत उनके पीछे लग जाएगा, तो एक भारतीय को छुड़ाने के लिए जब पूरा भारत उनके पीछे लग जाए, और वो भी ऐसा भारतीय जो कि एक अच्छा सच्चा, एक ऑनेस्ट ब्रेव ऑफिसर है जिसने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी और अब सजा भुगत रहा है इस कलयुग में, तो जैसे मैंने कहा जब भारत लग लेगा उनके पीछे तो फिर भारतीय की जीत भी होगी, संजीव भट्ट की अंत में जीत जरूर होगी। हिंदी में कहावत सुनी होगी, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो वो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त सब होगा और मुझे पूरा विश्वास है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि हम होंगे कामयाब। संजीव भट्ट जेल से बाहर जरूर निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे।
नमस्कार, मैं एहतिशाम रिजवी आप सभी के समक्ष भारत सरकार और भारत के उच्च अदालतों के समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूँ संजीव भट्ट को लेकर के। संजीव भट्ट आईपीएस, जो कि एक निहायत ही ईमानदार, मेहनती और इस देश की सेवा करने वालों में से एक, जिन्हें गलत इल्ज़ामों के तहत एक बहुत लंबे अरसे से जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। आज उस जैसे ईमानदार की इस देश को सख्त से सख्त ज़रूरत है। मैं अपील करता हूँ देश के उच्च न्यायालय से कि जल्द से जल्द संजीव भट्ट को इंसाफ मिले और उन्हें रिहा किया जाए। हमारे भारत की रीति रही है, हमारे भारत का संकल्प रहा है कि भले 100 गुनहगार छूट जाएं मगर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और अगर संजीव भट्ट जैसे ईमानदार व्यक्ति को सज़ा मिल जाती है, उनके घर को फोड़ दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है, खंडहर बना दिया जाता है, तो हमारे भारत के लिए शर्म की बात है। और में जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, तब अगर संजीव भट्ट जैसे लोग ईमानदारी से काम करना चाहें तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता है, जो कि निहायत ही गलत है। हमारे देश को संजीव भट्ट जैसे आईपीएस को ये ज़रूरी है कि वो पब्लिक के बीच रहें और अपना काम करें, अपने काम को अंजाम दें। हमारे देश को आज ऐसे अधिकारियों की सख्त से सख्त ज़रूरत है, जबकि हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हमारे देश में तरक्की ठहर सी गई है, हमारे देश में हर तरफ तबाही मची हुई है। ऐसे ईमानदार व्यक्तियों को हम सबको मिलकर के साथ देना होगा और ऐसे ईमानदार व्यक्तियों को आज़ाद कराना होगा अपने वतन के लिए, अपने मुल्क और अपने इस तिरंगे के लिए। अगर आप सब सहमत हैं तो आप सब एक आवाज़ बनकर, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, एक आवाज़ बन के एक ईमानदार आदमी के लिए, एक मेहनती आदमी के लिए, एक देशभक्त इंसान के लिए आप सब अदालत से रिक्वेस्ट करें, अपील करें। और अदालत से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि जल्द से जल्द संजीव भट्ट को रिहा किया जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं अमन का पैगाम, एक फेसबुक का पेज, एक प्लेटफॉर्म जो ज़मीन पर भी काम करता है और सोशल मीडिया पर भी काम करता है, साथ साथ मुल्क में अमन शांति भाईचारे की बात करता है और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। लिहाज से अमन का पैगाम की पूरी टीम के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। संजीव भट्ट जी बेकसूर हैं, उनको फेयर ट्रायल बिल्कुल भी नहीं मिला है। 1990 में जब जोधपुर में दंगे भड़क जाते हैं, आपको याद होगा आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली हुई थी, लालू प्रसाद जी ने उस यात्रा पर रोक लगा दिया। भारत बंद के दौरान ये दंगे भड़कते हैं और इन दंगों के चलते 133 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन 133 लोगों में से एक शख्स की मौत किडनी फेलियर से हो जाती है। ये आप लोगों को इत्तला होगी, फिर भी मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। अब ये मौत 18 दिन बाद, ये हिरासत में नहीं होती, हिरासत में वो बंदा बीमार नहीं होता, 18 दिन बाद ये बंदे की मौत होती है। ये शख्स की मौत आने के बाद में इसको जब वापस के घर वाले ले जा रहे होते तो वीएचपी वाले, जहाँ ये रास्ते में रुकते हैं चाय पानी के लिए, मृतक के परिवार वाले, तो वीएचपी वाले उनको कहते हैं कि भाई इसका पोस्टमार्टम कराइए, आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। बाद में इसकी मौत की जिम्मेदारी हमारे आईपीएस जो संजीव भट्ट जी हैं उनके सर पे डाल दी जाती है कि ये उनकी टॉर्चर की वजह से इसकी मौत हो गई है। बहुत सारे डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं। अदालत में जब कार्रवाई होती है तो गुजरात के जो सीएम है उस समय के सीएम जो नरेंद्र मोदी जी, आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये इनकी सरकार एक याचिका अदालत में डालती है कि 1990 के इस हत्या वाले मामले में संजीव भट्ट जी को के ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन बाद में 2011 में जब संजीव भट्ट जी उस मीटिंग में, 2002 की उस मीटिंग में मौजूद होने का दावा करते हैं, जिस मीटिंग में उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि भाई हिंदुओं को अपनी भड़ास, अपना गुस्सा मुसलमानों पर निकालने दो, उस मीटिंग में उपस्थित होने की बात करते हैं। जब ये बात करते हैं तो ये याचिका अदालत से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार जो होती है वो वापस ले लेती है। अगर संजीव भट्ट जी उस मामले में मुलविस नहीं थे, 1990 वाले हत्या वाले मामले में मुलविस नहीं थे, तो आपने वो याचिका डाली क्यों थी? अब अगर जब वो मुलविस थे तो ये विजिल ब्लोइंग के बाद में, ये खुलासे के बाद में वो याचिका आपने वापस क्यों ली? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है।
कोई भी जब ट्रायल होती है उस मामले पे, उस ट्रायल के मामले पे डिफेंस के किसी भी गवाह को पेश होने की अनुमति नहीं होती है। ये सारी कारस्तानी होती है। एक फेयर ट्रायल जो भारत का हर नागरिक डिजर्व करता है, चाहे उसका पोस्ट कोई भी हो, वो फेयर ट्रायल उनको नहीं मिलता। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो जजेस होते हैं वो आ जाते हैं कि हमारी जुडिशरी कहीं और जा रही है आज के इस दौर में। और ये संजीव भट्ट जी का जो केस है, ये उस बात का, उन जजेस की जो बातें थी, उन बातों की पुष्टि करता है कि आज अच्छे लोगों को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा है। अगर अजमल कसब जैसे लोगों को, अगर अफजल गुरु जैसे ये आतंकवादियों को फेयर ट्रायल मिल सकता है, तो संजीव भट्ट जी जो आईपीएस अधिकारी, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी है, उनको ये फेयर ट्रायल क्यों नहीं मिल सकता? एमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही बड़ा इशू है संजीव भट्ट जी का, और पूरा भारत वाकिफ है उनके साथ क्या प्रताड़ना उन्होंने झेली है, और साल भर से ऊपर हो गया जेल में है, कन्विक्टेड हैं अनफॉर्चुनेटली। ये एक क्लियर केस है जो पॉलिटिकल वेंडेटा का केस है। ये एक ऐसा केस है जो एक इंसान है जो सत्य के साथ रहा, एक ब्रेव आईपीएस पुलिस ऑफिसर है जिसने अपनी ड्यूटी करी, संविधान के साथ रहा, सत्य के साथ रहा, अपनी कॉन्शियंस के साथ रहा, और उसने सत्य बोला जहां भी उसको मौका मिला। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब एफिडेविट फाइल करने की बात आई, कमीशन का वहां कमीशन को स्थापित किया गया और कमीशन ने उनसे एफिडेविट मांगा, और एफिडेविट इन्होंने अपना सत्य लिख के एफिडेविट में दिया। और जब उन्होंने जो बात एफिडेविट में लिखी, जो सत्य थी, उनका सत्य था वो, उसके बाद कैसे पॉलिटिकल वेंडेटा इनके खिलाफ किया गया, एक षड्यंत्र इनके खिलाफ रचा गया, और उस षड्यंत्र में आज आईपीएस संजीव भट्ट जी जेल में हैं, कन्विक्टेड हैं। ऐसे केस में जो 30 साल पुराना 1989 का केस है, कस्टोडियल डेथ का, कस्टोडियल टॉर्चर का, जिसमें यही अकेले नहीं 7 लोगों का नाम आया, और जिसमें 2011 तक गुजरात की खुद की स्टेट इनको प्रोसिक्यूट नहीं कर रही थी। उनका एप्लीकेशन था कोर्ट में कि इनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाए, इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। और जिस दिन संजीव भट्ट जी ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में डाला गुजरात सरकार के खिलाफ, उस समय के आदरणीय चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, जो कि आज के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, और एफिडेविट में उन्होंने अपनी सच लिखा, जिसके कारण से नरेंद्र मोदी जी जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, उनको कुछ एम्बैरेसमेंट हुई। तो देखिए कैसा पॉलिटिकल वेंडेटा का केस है कि उन्होंने आज सवेरे एफिडेविट डाला। अप्रैल 18 का एफिडेविट है 2011 का सुप्रीम कोर्ट में, और उसी दिन शाम 4 बजे गुजरात सरकार, वो 30 साल पुराना केस 1989 का केस, जिसको खुद गुजरात सरकार प्रोसिक्यूट नहीं कर रही थी, वो कह रही थी केस नहीं बनता है, वो उसी दिन शाम को कोर्ट में उस केस के जो उन्होंने एप्लीकेशन डाला हुआ था उसको वापस ले लेते हैं, और संजीव भट्ट को प्रोसिक्यूट करने का सैंक्शन दे देते हैं। और संजीव भट्ट वहां से प्रोसिक्यूशन उनकी शुरुआत होती है, केस आगे बढ़ता है। उसमें भी फिर बहुत सारे लैक्यूनास है केस में, 300 विटनेसेस थे, कैसे सिर्फ 29 विटनेसेस की एग्जामिनेशन हुई, इनके डिफेंस विटनेस 40 थे, एक को भी एग्जामिन नहीं किया गया। डिटेल में मैं जाऊंगा। और इवेंचुअली पिछले साल संजीव भट्ट जी की उसमें कन्विक्शन हो जाती है, बिल्कुल जीरो फर्जी केस है, कन्विक्शन हो जाती है उसमें, और उनको आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए 302 में मर्डर में उनको कन्विक्ट कर दिया। I shall not rest till justice is done to Sanjeev. 2011 में संजीव भट्ट, जो तब के गुजरात के एक आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया। एफिडेविट में ये लिखा था कि 27 फरवरी 2002 की रात सीएम नरेंद्र मोदी के घर पे जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में वे शामिल थे। एफिडेविट में ये भी लिखा था कि उस मीटिंग में पुलिस अफसरों को क्लियर ऑर्डर्स मिले थे कि जो गुजरात में दंगे हो रहे हैं उसे होने दें। ये संजीव भट्ट का कहना है। 2015 में संजीव को अपनी ड्यूटी से डिसमिस कर दिया गया, ये कह के कि वो बिना परमिशन के अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले रहे थे।
चाहता हूं कि काजल निषाद जी और हमारे जुझारू, हमारे भाई, हमारे मित्र, सहयोगी विनय दुबे, ये लोग पहुंच गए अहमदाबाद। जी, अहमदाबाद पहुंच गए और ये लोग पहुंच गए संजीव भट्ट जी के घर में। जी हाँ, वो संजीव भट्ट जो पिछले 1 साल से जेल में बैठे हैं, जिनकी प्रताड़ना चल रही है, और मोदी सरकार आपको पता ही है, जो मोदी जी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसका बेड़ा गर्क होता ही है। तो संजीव भट्ट जी जेल बैठे हैं, तो अब डॉक्टर कफील खान छूट गए, तो अब रिक्वेस्ट आ रही है पूरे देश भर से, हर तरफ से हम लोगों को, कि भाई संजीव भट्ट जी को छुड़ाया जाए। तो विनय दुबे भाई और काजल निषाद जी ये लोग पहुंच गए अहमदाबाद संजीव भट्ट जी के घर में, और श्वेता भट्ट जी जो संजीव भट्ट जी की मिसेज हैं, वाइफ हैं, जो कि अकेली बेचारी लड़ाई अब तक ये महिला संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही हैं संजीव भट्ट के लिए, उनको जाके अब उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये लोग पहुंच गए। जब आपका एक्शन सही होता है तभी दूसरी तरफ से रिएक्शन कोई आता है। तो क्योंकि विनय भाई का एक्शन सही रहा है और ये लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं संजीव भट्ट के फ्रीडम के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली गुजरात सरकार अब जो है तिलबिला रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, और उनकी तरफ से ये रिएक्शन आया है। तो मैं कि आप सही राह पे हैं, और जो अब तक कर रहे थे, स्टेप्स जो ले रहे थे, अब जरूरत है कि अब उन स्टेप्स को 10 टाइम्स 10x बढ़ा दें, और दुश्मन को ये मैसेज क्लियरली दे दें कि हम तैयार हैं और आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं अनुपम त्रिपाठी, गुजरात सरकार को कहना चाहता हूं कि देखो, तुम जो ये सारा जो स्पाइंग वगैरह कर रहे हो ना संजीव भट्ट जी की मिसेस पे, उनकी फैमिली पे, सब गैर कानूनी है, इलीगल है, सब गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो ये सब तुम करते आए हो, अकेली महिला है, उनको परेशान करते आए हो। अब देखो ये सब नहीं चलेगा, और ये जो इंटिमिडेटरी टैक्टिक्स है ना तुम्हारी, कि विनय दुबे को 2 घंटा पूछताछ करोगे, पूछताछ करने रहो, विनय डगमगाने नहीं वाले, पीछे नहीं हटेंगे, ना ही काजल निषाद हटेंगी, ना अनुपम त्रिपाठी हटेगा, ना अनुपम त्रिपाठी का कोई सहयोगी हटेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि संजीव भट्ट जी के पीछे पूरा भारत है, समझ गए? तो गुजरात सरकार आपकी आंख में आंख देख के आज मैं आपको बता रहा हूं, आप जरा सुधर जाइए। मुझे पता है आप सुधरेंगे नहीं, लेकिन ये जो संजीव भट्ट मामला जो आपने अब तक दबा के रखा है ना अपनी पकड़ में, अब वो दबेगा नहीं, अब वो निकलेगा। और आप जितना तानाशाही और करेंगे ना, उसका 10 गुना दम और शक्ति से हम लोग और निकालेंगे। आवाज दबाएंगे ना, 10 गुना और शोर मचाएंगे, ध्यान रखना। आप रोक नहीं सकेंगे। आप सिर्फ एक सरकार हैं, हम, और वो भी सरकारी मुलाजिम, वो भी सरकारी नौकर। आप राजा नहीं हैं, आप सरकारी नौकर हैं, हमारी नौकरी करते हैं, भारत की नौकरी, समझे आप? तो आपसे हम डरते नहीं हैं, विनय दुबे आपसे डरते नहीं हैं, काजल निषाद डरती नहीं है, और श्वेता भट्ट जी जो है ना, वो झांसी की रानी से कम नहीं है, किसी से नहीं डरती हैं, समझे? हम लोग तो कुछ नहीं है उनके सामने, वो झांसी की रानी है, किसी से नहीं डरती हैं। आप लोगों को झेल रही हैं 1 साल से अकेले, अब उनके साथ पूरा भारत खड़ा है, हम सब लोग खड़े हैं। आपकी जो सरकार है ना, छुट्टू सी सरकार गुजरात की, कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो आपको आश्वासन मैं देता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब संजीव भट्ट बाइज्जत बरी होंगे और बाहर निकलेंगे, और आप ही की सरकार रहेगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि उनको बरी करने वाला जो है ना, वो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और वो वहां से बरी होंगे। और हम लोग वो दिन देखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे, और हम लोग ना बड़े जुझारू लोग हैं, पीछे नहीं हटते हैं साहब, और हम लोग किसी के बाप से नहीं डरते। ये हम लोगों में एक कीड़ा है, सब में एक कॉमन चीज है,
किसी के बाप से नहीं डरते हैं हम लोग। आप सरकार हैं, गुजरात सरकार हो, भारत सरकार हो, पूरी अर्थ की दुनिया की सरकार हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हमारे लिए घास बराबर हैं आप, समझ गए? ये मेरा मैसेज है, आपको दे रहा हूं। आप उनका फोन टैप करते हैं, मुझे पता है आप विनय दुबे का फोन टैप करना शुरू कर देंगे, काजल निषाद का भी शुरू कर देंगे। तो विनय दुबे का फोन टैप करके जो आपको मालूम होगा ना कि मेरी उनकी क्या बातचीत होती है, वो आपको एडवांस में बता दूं, यही बातचीत होती है। आपको हम गाली देते हैं जोर से और कहते हैं आप निकम्मे हो, निठल्ले हो, तो उसको टैप करके क्या सुन के करोगे? आपके मुंह पे यहां कह रहा हूं, आप निकम्मी सरकार हो, निठल्ली सरकार हो, भ्रष्ट हो, किसी काम के नहीं। तो विनय का फोन टैप करके हमारी और विनय के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है सुनने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्ट वीडियो बना के डेली आपको बताएंगे क्या वार्तालाप हो रही है। हम आपको कौन कौन सी बढ़िया वाली जूसी वाली दे रहे हैं वो आपको सीधे वीडियो बना के सुनाएंगे, समझे आप? ये देश आपके बाप का नहीं है, गुजरात आपके बाप का नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने अमन रिजवी। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि क्या संजीव भट्ट के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, और मैं भी लगातार कई महीने से इस पे आपको अवेयर कराने की कोशिश कर रही हूँ कि आईपीएस संजीव भट्ट जो बेगुनाह होकर इस वक्त जेल में है, और वो उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने गुजरात मॉडल को एक्सपोज करा था। उन्होंने बताया था कि गुजरात में किस तरह जो ये प्री प्लान गोधरा कांड हुआ था, प्री प्लान जो ये दंगे हुए थे जहां भारी तादाद में मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करा गया था। इस वाली बात को बताने के गुनाहगार संजीव भट्ट साहब थे, जिसकी सजा उनको इतनी मिली कि उनके पीछे बीजेपी सरकार हाथ धो के पड़ गई थी, और एक के बाद एक उनको स्कैंडल में फंसाया जा रहा था। पहले उनको किसी 2-3 लड़कियों को, 2-3 औरतों को उनके पीछे लगा दिया गया, जिन्होंने अपने ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का इल्जाम लगाया, लेकिन उस मुकदमे से भी संजीव भट्ट जो है वो बाइज्जत बरी हो गए। उसके बाद फिर उनके ऊपर जो उनको फंसाने की कोशिश करी गई, फिर उनपे ड्रग्स का उनपे कुछ इल्जाम लगा, वहां से भी वो बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन किसी न किसी तरह बीजेपी को उनको जेल में ही डालना था। फिर बहुत पुराना केस 1990 का, जब रथ यात्रा निकली थी बाबरी मस्जिद शहीद होने का, जब वो पूरा का पूरा एक स्कैंडल चल रहा था और शहीद नहीं हुई थी, 1990 की बात है ये। तो अब संजीव भट्ट की जो पोस्टिंग थी वो बिहार में थी, तो वहीं कस्टडी में एक बंदा मारा जाता है। जब रथ यात्रा रोकने की जो एक रोकी गई थी, तो वहां पर एक बंदा पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, लेकिन उस कस्टडी में संजीव भट्ट का कोई लेना देना नहीं था। इवन न तो संजीव भट्ट के कस्टडी में थे, न संजीव भट्ट उस वक्त वहां पर थे। लेकिन उस पुराने केस में बीजेपी सरकार ने संजीव भट्ट को फंसाकर उम्र कैद की सजा देकर गुजरात की जेल में इस वक्त डाल रखा है। हालांकि उनकी फैमिली बहुत इशू उठा रही है, बहुत ज्यादा उनकी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, उनकी फैमिली बहुत ज्यादा क्राइसिस में, बहुत ज्यादा आवाज उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही, कोई कहीं से कहीं तक कोई उनके लिए मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। अब हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया, हम लोगों ने एक कोशिश करी, एक पहल करी, और हम लोग चाहते हैं आप तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, कि आप प्लीज संजीव भट्ट के लिए आवाज उठाएं, उनके लिए एक मुहिम चलाएं और कहें, सरकार से सवाल करें कि आईपीएस संजीव भट्ट भी जो है वो बेगुनाह है और उनको जेल से बाहर आना चाहिए। और आपने जिस तरह देखा कि उनकी फैमिली को भी लगातार टॉर्चर करा जा रहा है, उनकी फैमिली को कभी मकान तोड़ा जा रहा है, कभी उनको डराया जा रहा है, कभी उनके बराबर से गाड़ी निकाली जा रही है ताकि एक खौफ बना रहे और वो भी चुपचाप होकर बैठ जाए। और इल्जाम उन पर क्या है कि पुलिस कस्टडी में मारा गया। तो अगर आपको याद हो, हम लोग इंडियन हैं और हिंदुस्तान का कोई थाना या कोई जेल ऐसी होगी कि जहां पर पुलिस कस्टडी में आज तक कोई ना मारा गया। हर एक बंदे ने मारा है, हर एक बंदे से मरा है और पुलिस कस्टडी में मरा है, कभी इंक्वायरी के नाम पे, और बहुत ज्यादा मजलूम भी मरे हैं। अभी आपने देखा लॉकडाउन में कितने लोग मरे थे पुलिस कस्टडी में। अगर आपको सेंगर याद हो, सेंगर ने जिस लड़की का रेप करा था उसके बाप को पुलिस कस्टडी में मरवा दिया था। तो ये पुलिस कस्टडी का जो ड्रामा कर रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में मारा था, जो इलीगल था, ये इलीगल था या नहीं था वो तो बात की बात है, लेकिन पुलिस कस्टडी में अगर यही एक आधार बनाकर गवर्नमेंट ने संजीव भट्ट को जेल में डाला है, तो फिर तो तमाम पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर जेल में होने चाहिए, क्योंकि हर पुलिस वाले ने कहीं ना कहीं कितने लोगों को कस्टडी में मारा होता है, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आप लोगों को इस बात के लिए एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि आईपीएस संजीव भट्ट एक पुलिस ऑफिसर है और ऑफिसर का काम जो होता है वो समाज में फैल रही गंदगी को दूर करना होता है, ना कि जेल में सड़ाना होता है। अगर वो सच में एक अच्छे ऑफिसर हैं तो उनको जेल में नहीं होना चाहिए, और यही मुहिम हम लोग चला रहे हैं जिसमें हमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए। तो आप प्लीज आइए, हमारी सपोर्ट करिए, हमें मजबूत करिए और उनकी फैमिली को सपोर्ट करिए। और आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आप इसी तरह लगातार आवाज उठाइए, क्योंकि मैं शुरू से ये वाली बात भी कहती चली आ रही हूँ, आप ये मत देखिए आप कमजोर हैं, आप ये मत देखिए आप लाचार हैं, क्योंकि एक चींटी भी हाथी की मौत की वजह बन जाती है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये अदालत है, यहाँ कोने की कुर्सी पर रोज बैठती हूँ, एक उम्मीद लिए, एक आस लिए। कभी तो न्याय होगा, किसी का तो जमीर जागेगा, किसी की दुआ तो काम आएगी, किसी का रूह तो पिघलेगा। काले काले कोट से सफेद शफाफ न्याय की उम्मीद। क्या सियासत से बगावत करने की ये सजा है, या ये सजा है सच बोलने की? जमीर कैद नहीं हुआ करते कौन समझाए उन्हें, ये जब बाहर निकलते हैं तो सैलाब आते हैं। राह देखती हूँ उस सैलाब की, राह देखती हूँ उस सफेद न्याय की, राह देखती हूँ किसी की हिम्मत की, किसी की बेखौफी की, किसी की ईमानदारी की। राह देखती हूँ उसकी रिहाई की, मेरी रिहाई की।